बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 116 मुलाहिज़ा फरमाएं। रुस्तम ने बड़ी दुश्वारी से उसे तसल्ली दी और अपना नुक्ता नज़र उसके जहन में डाला। रात धीरे धीरे दूसरे पहर की तरफ सिरक रही थी। तारीक दरख्तों में खड़ी इस खटारा जीप के अंदर कुछ अहम फैसले हो रहे थे। उस रात की सुबह होने से पहले पहले रुस्तम और घोड़ा कोटवार के अंदर काफ़ी गहराई में चले गए थे। वो आम रास्तों से हटकर सफ़र कर रहे थे। यही वजह थी कि 7 घंटे पैदल सफ़र में अभी तक पुलिस के किसी मुआवन से उनकी मड भीड़ नहीं हुई थी। ताम ये सूरत हाल तादेर बरकरार नहीं रह सकती थी। वो दोनों बखूबी जानते थे कि जूं जूं उनका फासला वड्डे ढेरे से कम होता जाएगा, ख़तरा बढ़ता जाएगा। दिन की रोशनी में वो मज़ीद मोहतात हो गए। वो दरख्तों और खुदरू झाड़ियों के दरमियान सफ़र करने को तरजीह दे रहे थे। निज़ाम के घर से रुखसत होते वक्त उन्होंने गडरी में कुछ सामान जमा किया। यह ऐसा ही सामान था जो देहात में शादी ब्याह के मौके पर शहर से ख़रीदा जा सकता है। इसके अलावा मुकामी तर्ज के कपड़ों के 2 जोड़े भी उन्होंने हासिल किए। अब वो उन्हीं कपड़ों में थे। दोनों ने कुर्ता और सफ़ेद मंजली धोती पहन रखी थी। सरों पर मुकामी तर्ज की बड़ी बड़ी पगड़ियाँ थीं। इन पगड़ियों के बड़े बड़े लड़ कमर पर या सीने पर लटकते रहते हैं और बवक्ते ज़रूरत बासानी उनमें चेहरा छुपाया जा सकता है। सफ़र के दौरान चेहरा छुपाए रखना रवाज का हिस्सा भी था। दोपहर से ज़रा पहले वो सस्ताने के लिए झाड़ियों के दरमियान एक हमवार जगह पर बैठ गए। गोरा ने पोटली खोली। उसमें कीमे वाले पराठे और दही पुदीने की चटनी थी। ये पराठे वो निज़ाम की गाड़ी से लेकर चले थे। रुस्तम का कुछ खाने पीने को दिल नहीं था। उसकी निगाहों में रह रहकर अपने मैसूर साथियों का तसव्वुर उभर जाता था। वो भूखे प्यासे मौत के घेरे में थे। जख्मों से चूर वो एक एक करके गोलियों का निशाना बन रहे थे और उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है। जब आंखों के सामने लाशें हों और लाशों पर रोने वाले हों तो ऐसे में खाने का दिल कहाँ चाहेगा। गोरा ने एक लुकमा लिया, फिर वो पराठों को नाक से करीब करके सूंघने लगा। रुस्तम को भी हल्की सी बास महसूस हुई। दोनों पराठे खराब हो चुके थे, खाने के काबिल नहीं थे। गोरा ने पराठे एक तरफ लंबी घास पर फेंक दिए। एक जानिब से सियाही माइल नेवला बरामद हुआ और एक पत्थर के पीछे दुबक कर ललचाई नजरों से पराठों की तरफ देखने लगा। ताम वो करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान में एक और मोटा ताज़ा नेवला बरामद हुआ। फिर एक और तीनों नेवले पराठों से करीबन 15 मीटर के फासले पर खड़े रहे। उनके खदशात उन्हें खुराक के पास आने से रोक रहे थे, लेकिन उनकी भूख उन्हें दूर जाने से रोक रही थी। फिर भूख गालिब आ गई। कीमे और गंदम की बास उन्हें पराठों की तरफ खींचने लगी। वो धीरे धीरे खिसकते हुए पराठों के करीब पहुंचकर फिर एक दम झपटे और उन्हें खींचकर नामालूम भूल भुलैयों में गुम हो गए। रुस्तम ने पत्थर से टेक लगाकर सिगरेट का गहरा कश लिया। देखा गोरे, सब कुछ कुदरत के हाथ में है। दाने दाने पर खाने वाले की मोहर है। सही कह रहे हो लाले दी जान। गोरा ने ऊपर नीचे सर हिलाया। ये पराठे हम कहाँ से लेकर चले थे, लेकिन ये हमारे लिए नहीं थे। इस जंगल में घूमने वाले इन तीनों नेवलों के लिए थे। रुस्तम इस बात में सर हिलाकर रह गया। गोरा ने ऊपर नीले आसमान की तरफ देखते हुए एक भरपूर अंगड़ाई ली और उसकी आंखों में मस्ती सी भर गई। वो बोला, सब तकदीर का फेर है जान जी। अब देखो, मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा कि सिनेमा के पर्दे पर बिजलियां गिराने वाली आसमां मेरे अंग लगेगी और सर्कस में उसकी नकल करने वाली नाचियों पर भी 100 जान से आशिक हो जाते थे। कहाँ वो बिल्कुल असली सच्ची मुच्ची की सांस लेती और बातें करती मेरी छाती से लगी हुई थी। उन लम्हों को तसव्वुर करके गोरा एक बार फिर नशे से सरशार हो गया। उसका जख्मी हाथ अपने सीने को सहला रहा था, जैसे वो अभी तक वहां फिल्म स्टार आसमां का लम्स महसूस कर रहा हो। अचानक रुस्तम ने कान खड़े किए। वो गौर से कुछ सुनने लगा। कोई आवाज सुनी तुमने? गोरा ने भी गौर किया। हाँ, गूंज गया। मुझे लगता है ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ है। दोनों खामोश बैठे रहे। फिर परों की बहुत मदम फड़फड़ाहट सुनाई दी। यकीनन ये हेलीकॉप्टर ही था। वो काफ़ी फासले से गुजरकर मगरब की समत चला गया। गोरा ने सफ़ेद रंग की वो बड़ी गठरी खोली जो निज़ाम के घर से लेकर चले थे। इस गठरी में जहेज़ का सामान था और थोड़ी सी खुश्क मिठाई भी थी। पेट पूजा करने के लिए गोरा ने ये मिठाई खाई। जहेज़ के सामान में दुल्हन के 5-6 जोड़े चांदी की चूड़ियाँ, जो नकली जेवरात और मेकअप का सस्ता सामान था। इस सामान को मुकामी ज़बान में डाज या दाज कहा जाता था। निज़ाम के घर से रवाना होते वक्त निज़ाम की बीवी ने रुस्तम के कहने पर एक पड़ोसी की मदद से ये सारा इंतज़ाम किया था। रुस्तम ने इस सामान की बाकायदा कीमत अदा की थी, बल्कि दुगनी कीमत दी थी। इस गठरी का मकसद रास्ते में पेश आने वाले खतरात से बचना था। अगर कहीं पुलिस या पुलिस के टाउटों से मड़भीड़ होती तो वो कह सकते थे कि दाज की चीज़ें लेने शहर गए हुए थे, अब वापस अपनी ढोक जा रहे हैं। मैदे, घी और चीनी की बनी हुई ये मिठाई शक्कर पारे कहलाती थी। गोरा बड़ी रगबत से करीबन 1 किलो शक्कर पारे खा गया।
उसके बाद उसने एक लंबी डकार ली, चादर के नीचे अपने पिस्तौल को टटोला और दरख्त के तने से टेक लगा ली। आखिरी औरत के बाद गोरा आखिरी खाने से भी मुस्तफीज हो चुका था। उसकी जिंदगी का सफर बतदरीज मौत की मंजिल के करीब आ गया था, लेकिन वो बेखबर था, जैसे खैर बशर होता है। अचानक नशीब से एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी। अब तक के सफ़र में उन्हें मुख्तलिफ जंगली जानवरों, परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती रही थी, लेकिन ये पहली इंसानी आवाज़ थी। ये गाने की आवाज़ थी। कोई औरत दूहे के अंदाज में अपनी सुरीली आवाज़ बिखेर रही थी। गाए बगाए एक मर्द की आवाज़ भी उसकी आवाज़ में शामिल हो जाती थी। रुस्तम और गोरा का तजस्सुस बेदार हुआ। उन्होंने फ़ौरन सिगरेट गुल किए और पत्थरों की ओट से नीचे नशेब में देखा। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर डलते सूरज की रोशनी में 3 अफराद नजर आए, 2 मर्द और एक औरत। मर्दों के सरों पर पगड़ थे, वो मुकामी दिखाई देते थे। औरत भी मुकामी अंदाज की स्याह मंजली और कुर्ते में थी। वो कहीं से सफ़र करते हुए आए थे और अब खाना खाने के लिए नीम के पेड़ों के साए में बैठ गए थे। वक्ते कदीम से चला आ रहा है कि जब भी खतरत इंसान का पेट भर जाता है और जिस्म को थकन के बाद आराम महसूस होता है तो उसका दिल गुनगुनाने को चाहता है। गालबन ये अफराद भी उसी कैफियत के ज़ेरे असर थे। और से देखने पर अंदाजा हुआ कि औरत ने एक परात को ऊंधा करके उसे तबला बना रखा है। तबला बजाने के साथ साथ वो गा भी रही थी। एक मर्द उसका साथ दे रहा था। रुस्तम ने गोरा को इशारा किया कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। गोरा ने ताइदी अंदाज में सारी लाया, ताम उसकी निगाहें बदसूर मर्दो जन पर रहीं। रात भर के सफर ने दोनों को कदरे थका दिया था। जरा सस्ता लेना बेहतर था। जगह हमवार और करीबन साफ सुथरी थी। दोनों लेट गए। मौसम गर्म था, ताम टीले की बुलंदी को छूने वाली हवा तमाज़त को बढ़ने नहीं दे रही थी। रुस्तम को ऊँघ आ गई। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो साए पहले से लंबे दिखाई दिए। वो करीबन 1 घंटा सोया रहा था। गोरा उसके पहलू में नहीं था। रुस्तम ने मुड़कर देखा। वो 10-15 कदम की दूरी पर एक चट्टान नुमा पत्थर के पास खड़ा था और वो अकेला नहीं था। 1 घंटा पहले नशेब में नजर आने वाले तीनों मर्दो जन उसके साथ थे। तीनों भीखमंगों की तरह पथरीली जमीन पर बैठे थे। दोनों मर्दों ने गोरा के सामने हाथ जोड़ रखे थे और किसी बात पर घिघिया रहे थे। दोनों मर्द गहरे सांवले रंग के थे। जवान साल औरत के कानों पर चांदी के झुमकी और हाथों में प्लास्टिक की बहुत सी रंग बिरंगी चूड़ियां थी। 2 पटारियां, कैनवस का बड़ा थैला और 2 दद पैरों वाली बीनें भी उनके पास ही धरी थी। रुस्तम उठकर उनके करीब पहुंचा। वो तीनों कुछ और भी डरे हुए नजर आने लगे। गोरा ने कहा, लाले दी जान, मैं इनके पास नहीं गया था। ये खुद ही चकराते हुए इस तरफ निकल आए। इनकी हरकतें कुछ मशकूक सी लग रही थी। मैंने इन्हें यहाँ बिठा लिया। रुस्तम एक लम्हे में जान गया कि गोरा हस्बी आदत झूठ बोल रहा है। औरत की कशिश उसे बड़ी जल्दी अपनी तरफ खींच लेती थी। रुस्तम के सोने के बाद यकीनन उसने खुद ही पेश कदमी की थी और उनके पास जा पहुंचा था, या फिर जब वो रवाना होने लगे तो उन्हें घेर कर यहाँ ले आया था। अब उन्हें यहाँ बिठाकर उन पर रोब डाल रहा था। क्या कहते हैं ये? रुस्तम ने गोरा से पूछा। गोरा की बजाय दरमियानी उम्र का मर्द हाथ जोड़कर बोला, सरकार, असा झूठ नहीं बोल रहे हैं। असा जोगी लोग हैं। कीड़ों सांपों की तलाश में फिर रहे हैं। हक हलाल की रोजी खाते हैं। चोर उचक्के नहीं जी असा। गोरा गरजा, चोरों डाकुओं के हाथों पर नहीं लिखा होता। फिर रुस्तम की तरफ देखकर बानी खेज अंदाज में बोला, क्यों लाले दी जान, चोरों डाकुओं के माथे पर लिखा होता है? क्या है इन पिटारियों में? रुस्तम ने पूछा। जवान सल मर्द ने फौरन 2 पिटारियों के ढकने खोल दिए। दोनों में सांप थे। एक में 5-6 फुट का कोबरा था। दूसरे में एक मोटा तगड़ा गैर जहरीला सांप था जिसे मुकामी जबान में ग्वारा कहा जाता था। रुस्तम की निगाह जवान साल औरत पर पड़ी तो वो जरा सा चौंका। मर्दों की तरह औरत भी बहुत गरीब और मफलूकुल खाल दिखाई देती थी। उसकी मैली कुचैली कमीज उसके बाजू के नीचे से फटी हुई थी। इस फटे हुए हिस्से से उसका गंदमी जिस्म और अंदरूनी लिबास का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। रुस्तम ने जल्दी से निगाहें फेर ली। फिर उसने घूर कर गोरा की तरफ देखा। गोरा गड़बड़ा गया। रुस्तम ने उसे इशारा किया और एक तरफ ले गया। तुम्हें कहा भी था कि इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो। रुस्तम ने नाराज सरगोशी की। गोरा दाना लहजे में बोला, रुस्तम भाई, ये लोग यहाँ चप्पे चप्पे पर घूमते फिरते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इनसे ज़रा बात शात करें। हमें पता चल जाएगा कि पुलिस का जोर किस तरफ है और हमारे लिए कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। वो औरत के कपड़े कैसे फटे? रुस्तम ने अचानक सवाल किया। गोरा मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम ये सवाल ज़रूर करोगे। तुम्हारे सर की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। ये पहले ही फटे हुए थे। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोला, अब लाले दी जान, ज़रा ये भी गौर करो कि ये फटे किस जगह से हैं, जहाँ फ़ौरन से पहले मर्द की नज़र पड़े। इसलिए तो मुझे शक हो रहा है इन पर। शायद ये ठीक लोग नहीं हैं। हो सकता है कि सांप पकड़ने के साथ साथ 2 नंबर काम भी करते हो। 2 नंबर करते हो या 3 नंबर। मैंने तुमसे कहा था कि इस बखेड़े में ना पड़ो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ गोरे। औरत के लिए बड़े नदीते हो तुम। गोरा जवाब में कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर रुस्तम का मूड देख कर चुप हो गया।
वो दोनों फिर उन तीनों के पास पहुंचे। वह जमीन पर पांव के बल बैठे थे। तीनों के चेहरे मुसीबत ज़दा दिखाई देते थे। इस मर्तबा औरत ने हाथ जोड़े। असा तुमसे झूठ नहीं बोल रहे सरकार, जो कुछ बताया है सच बताया है। ये मेरा जेठ मुख्तार है, ये मेरा बंदा अनवरा है। असा गरीब और शरीफ लोग हैं। रुस्तम ने जवान साल औरत के जेठ मुख्तार से मुखातिब होते हुए पूछा, तुम जानते भी हो कि यह खतरनाक इलाका है, यहाँ हर तरह के लोग दंदनाते फिरते हैं। तुम दोनों इस जवान औरत के साथ यहाँ घूम रहे हो और गाने गा रहे हो। तुमने इसे गुलशन इकबाल समझा हुआ है। अचानक रुस्तम को एक मुख्तसर बीप सुनाई दी, जैसे किसी मोबाइल या वाकी टाकी पर सिग्नल मौसूल हुआ हो। मोबाइल तो इस इलाके में काम नहीं करता था, फिर यह बीप किस चीज़ की थी? रुस्तम के एहसास कानू ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि बीप की आवाज़ जवान साल औरत की तरफ से आई है। बीप की आवाज़ के फ़ौरन बाद ही औरत ने अपना एक हाथ गैर महसूस तौर पर अपनी मैली कुचैली ओढ़नी के नीचे सिरका लिया। यकायक रुस्तम को शदीद तरीन खतरे का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो रद्द-ए-अमल के तौर पर कुछ करता, उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर दरमियानी उम्र के शख्स ने अपने लिबास में से एक माउजर बरामद किया और उसका रुख रुस्तम के सर की तरफ कर दिया। खबरदार, वो बदले हुए लहजे में चिंगाड़ा, चालाकी दिखाई तो भून कर रख दूंगा। रुस्तम जहां का त्योहां खड़ा रह गया। दूसरा शख्स भी अपनी दोनों रानों के दरमियान खाट डालकर वहां से पिस्टल बरामद कर चुका था। उसकी शलवार के नेफे में आजार बंद की बजाय इलास्टिक था और उसने पिस्टल निकालने के लिए अपनी शलवार के नेफे में खाट डाला था। उसने पलक झपकने में गोरा को कवर कर लिया। जवान साल औरत ने अपनी बैली कुचैली ओढ़नी उतार फेंकी। उसकी शलवार में सामने की तरफ एक थैली नुमा जेब थी। उस जेब में से उसने स्याह रंग का एक स्मार्ट सा वाकी टाकी निकाल लिया और खूनी नजरों से रुस्तम और गोरा की तरफ देखने लगी। हाथ ऊपर उठाओ तुम दोनों। दरमियानी उम्र का वह शख्स गरजा, जिसका नाम औरत ने मुख्तार लिया था। कुछ देर पहले वो सपेरा नजर आता था, लेकिन अब वो सरतापा पुलिस वाला था। उसका लबो लहजा और अंदाज गवाह था कि वो पुलिस वाला ही है। उसने अपना मौजर दोनों हाथों में पकड़ लिया। उंगली लबलबी पर थी। उसके तासरात बता रहे थे कि वो रुस्तम की जरा सी जुम्बश पर गोली चला देगा। गालबन वो रुस्तम को पहचानने की कोशिश में था। रुस्तम ने गोरा की तरफ देखकर ठंडी सांस भरी। अब खुश हो लाले दी जान। उसने गोरा की नकल उतारी। गोरा ने लापरवाही से सर झटका, जैसे कह रहा हो, ये दो बचूंगड़े और एक बचूंगड़ी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अभी देखना, ये तीनों एक बार फिर हाथ पांव जोड़ते और रैम की भीख मांगते नजर आएंगे। दरमियानी उम्र वाले शख्स ने अपनी कमीज की बगली जेब में से एक तय किया हुआ लंबूतरा कार्ड निकाला, जैसे रंगसाज कंपनियों के कलर शेड कार्ड्स होते हैं। रुस्तम ने देखा कि उस कार्ड पर बहुत सी छोटी छोटी तस्वीरें प्रिंट थी। गालबन ये वो खास इश्तिहारी और मफरूर मुल्जिम थे जो यहाँ पुलिस को दरकार थे। दरमियानी उम्र के शख्स ने कार्ड पर छपी हुई किसी तस्वीर का मुआवजा रुस्तम के चेहरे से किया। पहले उसने तस्वीर को देखा, फिर रुस्तम के चेहरे को, फिर तस्वीर को, फिर चेहरे को। ये अमल 3-4 बार दोहराने के बाद उसके चेहरे पर शदीद सनसनी नजर आने लगी। रुस्तम को यूं लगा कि वो पहले से कहीं ज्यादा चौकस हो गया है। उसके नथने फूल के और आंखें बिजली की सी तेजी से हरकत करने लगी। उसने तस्वीर अपने साथी को भी दिखाई और बानी खेल नजरों से तीसरी साथी को देखा। दरमियानी उम्र के शख्स ने रुस्तम को मुखातिब करते हुए हिजानी लहजे में कहा, मैं स्पेशल ब्रांच का इंस्पेक्टर आसिफ हूँ। ये मेरा ASI बाजवा है और ये ASI फरखंदा चौधरी है। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ मौके पर मरने की बजाय खुद को कानून के हवाले करना पसंद करोगे। कब्र में जाने से जेल जाना तो बहरहाल बेहतर ही होता है। वो खुद को बाएतमाद और पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि रुस्तम की दहशत ने उस पर असर किया है और वह एक मजबूत शख्स होने के बावजूद आसाबी कशीदगी का शिकार है। रुस्तम बखूबी जानता था कि ऐसा मद्दे मुकाबिल ज्यादा खतरनाक होता है। फिल वक्त पोजीशन ऐसी थी कि ये इंस्पेक्टर किसी गलतफहमी के सबब भी अपने मौजर की लबलबी दबा सकता था और यही अंदेशा उसके साथी की तरफ से भी था, बल्कि साथी ज्यादा टेंस था। रुस्तम और गोरा अपने हाथ बुलंद किए खड़े रहे। उनके ज़हन बहुत तेजी से इस सूरत-ए-हाल का हल सोच रहे थे। रुस्तम को पहचानने के बाद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर एहतियात के तौर पर 2-2 कदम मजीद पीछे हट गए। उन्होंने रुस्तम और गोरा पर यूं निगाहें गाड़ रखी थी जैसे वो बाप बनकर उड़ जाएंगे या यकायक जमीन में समा जाएंगे। इंस्पेक्टर ने अपनी साथी को मुखातिब करते हुए कहा, राब्ता करो, डिप्टी साहब को बताओ कि 2 सांप पकड़े हैं हमने और अंदाजा यही है कि ये दोनों बड़े सांप हैं, दोनों किंग कोबरे हैं। ये फैसला कुन लम्हे थे। लेडी SI अपने वाकी टाकी की तरफ मुतवज्जो हो गई। अगर वो एक बार ये पैगाम वायरलेस पर चला देती तो फिर पानी सर से गुजर जाता। उन्हें पैगाम चलने से पहले कुछ करना था, मगर सूरत-ए-हाल खारगी ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर सकते। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ लाले दी जान, गोरा ने कहा और हाथ नीचे गिराकर 2 कदम सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा। खबरदार, खबरदार, सब इंस्पेक्टर वहशत से चिल्लाया और गोरा के 2 कदमों के बदले 2 कदम पीछे पलटा।
गोरा गालबन यही चाहता था। सब इंस्पेक्टर फासला बरकरार रखने के लिए 2 कदम पीछे हटा तो उसका दायां पांव नशेब में चला गया। वो गिरा तो नहीं था लेकिन बुरी तरह डगमगाया। गोरा ने यह मुहूर्त काफी समझी। वो उकाब की तरह सर झुकाकर सब इंस्पेक्टर पर झपटा और उसे रगीता हुआ दूर ले गया। इंस्पेक्टर की तवज्जो फकत एक लख्ते के लिए इस वाक़े की तरफ गई। रुस्तम को उससे आधा वक्त भी मिलता तो वो अपने मद्दे मुकाबिल को माफ न करता। उसने जस लगाई और उड़ता हुआ इंस्पेक्टर आसिफ पर आया। इंस्पेक्टर ने आखिरी वक्त में बचने की कोशिश की लेकिन बच नहीं सका। उसके मौजर ने धमाकों के साथ 3 गोलियां उगली लेकिन वो आसमान की तरफ परवाज कर गई। रुस्तम ने इंस्पेक्टर की पिस्टल वाली कलाई जकड़ ली। इंस्पेक्टर के हाथ में एक पत्थर आ गया। उसने लेटे लेटे रुस्तम पर जोरदार ज़रबें लगाना चाही मगर वो रुस्तम के चेहरे को छू ना सका। रुस्तम ने खुद को पीछे की तरफ हटाकर खुद को उस वार से बचाया। इसी दौरान में रुस्तम अपनी कमीज के नीचे से कोल्ड पिस्टल निकाल चुका था। सिर्फ 1 फुट के फासले से उसने इंस्पेक्टर के सर पर 2 फायर किए। इंस्पेक्टर की खोपड़ी से खून की 2 धारें बह निकली। जिस वक्त गोरा ने सब इंस्पेक्टर पर छलांग लगाई थी, सब इंस्पेक्टर ने एक गोली चलाई थी। रुस्तम को खदशा था कि इस गोली ने गोरा को नुकसान ना पहुंचाया हो। इंस्पेक्टर आसिफ से निबर्द आजमाई करते हुए भी रुस्तम के ज़हन में गोरा के हवाले से तशवीश मौजूद थी। इंस्पेक्टर के हाथ में अदम आबाद का टिकट थमाने के बाद रुस्तम को महसूस हुआ कि इसके कम में कोई भागा चला रहा है। इसे लगा कि यह गोरा है लेकिन जब इसने मुड़कर देखा तो दिल उछल कर रह गया। ये गोरा का मद्दे मुकाबिल सब इंस्पेक्टर बाजवा था। उसके हाथ में पिस्टल था और वो रुस्तम का निशाना लेने की कोशिश में था। रुस्तम ने फुर्सी से करवट ली और नीम मुर्दा इंस्पेक्टर को अपने ऊपर कर लिया। सब इंस्पेक्टर ने रुस्तम पर 3 फायर किए। ये फायर बदहवासी में किए गए थे लिहाजा तीनों रायकां गए। सिर्फ एक गोली इंस्पेक्टर आसिफ के जिस्म में कहीं लगी। रुस्तम ने मुर्दा इंस्पेक्टर के नीचे से हाथ निकाल कर गोली चलाई। पहली गोली सब इंस्पेक्टर की पेशानी पर लगी। वो भी लड़खड़ाता हुआ तकरीबन रुस्तम के ऊपर ही आन गिरा। उसकी पगड़ी उछलकर दूर जा गिरी। रुस्तम ने खुद को बमुश्किल दोनों एहलकारों के नीचे से निकाला और गोरा की तरफ आया। गोरा नशे में ऊंधे मुंह पड़ा हुआ था। वो मर चुका था। गोली सामने से उसकी शाह रग में लगी थी और अकब से गर्दन फाड़ कर निकल गई थी। उसकी गर्दन के अगबी हिस्से पर खून और गोश्त के चंद छोटे छोटे लोथड़े नजर आ रहे थे। गोरा गोरा, रुस्तम चिल्लाया। इसकी आंखों में खून उतर आया। इसने मुड़कर मुर्दा एहलकारों पर 2 फायर मजीद किए। फिर एकदम उसका ध्यान उनकी तीसरी साथी की तरफ चला गया। रुस्तम ने एहलकारों के सामान में मौजूद लॉन्ग रेंज की 7mm राइफल उठाई और चंद कदम भागकर टीले पर चढ़ गया। उसे लेडी एहलकार दिखाई दी। वो जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ती हुई 1 फरलांग दूर पहुंच चुकी थी। नशे में उसका सरापा मजीद दूर जाता दिखाई दे रहा था। उसका जिंदा रहना रुस्तम के लिए मजीद खतरात का बायस था। उसके पास वाकी टाकी था जिस पर वो किसी भी वक्त अपने महकमे के लोगों से राब्ता कर सकती थी। उसने राइफल को एक पत्थर पर टेका और खुद को पुरसुकून करते हुए जवान साल औरत का निशाना लिया। इसकी उंगली लबलबी पर पहुंची। इसे अपने निशाने पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि इसे दूसरी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जवान साल औरत के भागने के अंदाज में दुनिया जहां का खौफ सिमटा हुआ था। वो गिरती पड़ती जा रही थी और मुड़कर भी नहीं देख रही थी। उसकी चोटी खुल गई थी और बाल बिखर गए थे। उसे मारते हुए रुस्तम को अफसोस था लेकिन वो ये भी जानता था कि यह मारो या मर जाओ वाला खेल है। उसकी उंगली लबलबी पर पहुंची लेकिन ऐन उस वक्त उसके एहसास कानों ने एक बार फिर बीप की मदम आवाज सुनी। इसने चौंक कर देखा। वाकी टाकी सेट चंद मीटर दूर घास पर पड़ा हुआ था। यकीनन फरखंदा नामी ये पुलिस एहलकार बदहवासी में भागते हुए ये सेट यहां गिरा गई थी। हाँ, कभी बदहवासी भी जिंदगी का जामन बन जाती है। रुस्तम लेडी एहलकार को निशाना बनाए बगैर उठ खड़ा हुआ। वाकी टाकी को नजरअंदाज करते हुए वो एक बार फिर गोरा की तरफ आया। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। इन अंगारों के अगम में आतिशी आंसू थे। उसने गोरा को सीधा किया। उसकी शाहरग से बहने वाला खून उसके सीने तक चला गया था। इसने गोरा का सर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखें बंद की। बेतरतीब धोती उसकी नीम उरियां टांगों पर बराबर की और पगड़ी के पल्लू से उसका खुला हुआ मुंह बांध दिया। देख लिया ना मनमानी का नतीजा, वो गोरा को मुखातिब करते हुए बड़बड़ाया और 2-3 मिनट तक गुमसुम बैठा रहा। वो ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकता था। उसने गोरा के लिबास में से उसकी सारी जाती एशिया निकाल ली। करीब ही एक कुदरती गड़ा मौजूद था। रुस्तम ने बारी बारी तीनों लाशें उठाई और गड़े में रखकर ऊपर खुश्क टहनियां और घास फूंस डाल दी। यह आरती इंतजाम था। वो जानता था कि पुलिस बहुत जल्द यहां पहुंचकर तीनों लाशों को तहवील में लेने वाली है। अब सारी सूरत हाल उसकी समझ में आ गई थी। डिप्टी रियाज के खास मातहत भी उसकी तरह यार और हीला साज थे। डिप्टी रियाज अपने मखसूस अंदाज में काम कर रहा था। उसके लोग बेस बदल कर इलाके में घूम रहे थे। यतीन की टोली भी उनमें से एक थी। लड़की नुमा औरत को यकीनन चारे के तौर पर साथ रखा गया था। वो जवान और खूबसूरत थी।
इलाके में भटकने वाले आवारा गर्दों और जराइम पेशा लोगों के लिए ऐसी औरत एक नेमत की हैसियत रखती है। सुनसान टीलों में ऐसी औरत की दीद किसी भी जवान मर्द को अपनी पनाहगाह से निकलने पर मजबूर कर सकती थी। वो इन टीलों में भटकने के साथ साथ गा भी रही थी। उसकी गुलकारी का मकसद भी यकीनन यही था कि अगर इर्द गिर्द कोई शिकार मौजूद है तो वो उसकी आवाज़ की कशिश से दाम में चला आए। पोशीदा हिस्से से लिबास का फटा होना भी दाम का हिस्सा ही था। रुस्तम को इस बात का यकीन हो चला था कि इर्द गिर्द कोई और पुलिस वाला मौजूद नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फायरिंग के बाद कहीं आसपास हलचल के आसार ज़रूर दिखाई देते। दूसरा सबूत यह था कि लेडी पुलिस एहलकार वहाँ से भागी तो ज़रूर थी, लेकिन उसने काफ़ी फासले पर जाने के बाद भी मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश नहीं की थी। बहरहाल जो कुछ भी था, रुस्तम अब जल्द से जल्द यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहता था। इसने गोरा का पिस्टल गोरा के साथ एक गड़े में दफन कर दिया। गड़े पर एक अलविदाई निगाह डालकर इसने दाज जहेज का सामान वाली गठरी उठाई और आगे चल दिया। सांभू की 2 पिटारियों, बीनों और एहलकारों के दीगर सामान पर तायराना नजर डालता हुआ वो नशेब में उतर गया। इसके कदमों में खातिर ख्वाह तेजी आ गई थी।